अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। हवा के थपेड़े चिराग गुल कर डाले तो कोई गम नहीं, मगर जब शमे महफिल खुद ही चिराग बुझा डाले तो दुख होता है। खिजा में फूल मुरझा जाए तो कोई गम नहीं, मगर जब फसले बहारा में माली खुद ही कत्ले गुलाब करे तो दुख होता है। अगयार संगबारी करे तो कोई गम नहीं, मगर जब हर आने वाला पत्थर अपने ही दोस्तों से मुलाकात कराए तो दुख होता है। कल तक वादे, दावे और कस्में खाने वाले आज वादे कोई कुरान और हदीस नहीं होते कि मज़दाक पीछे क्यों हट रहे हैं। सवाल तो बड़ा सादा सा है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता और सिलसिलावार सामने आ रही है। वाकिफाने हाल बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसी चुटकी भरी कि लंदन से बजरिया वीडियो लिंक शरीक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इजलास से उठने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ बैठे इसहाक डार ने साबिक वज़ीर आज़म का हाथ दबाया और रुकने का कहा। आज इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान भी दुखी दिखाई दिए। आज मौलाना फजलुर रहमान ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया। नवाज शरीफ ने मौलाना से गुफ्तगू के दौरान साबिक सदर के रवैये पर दुख का इजहार किया। उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंची है। हम तो 90 की दहाई की सियासत दफन करके आगे बढ़े थे, लेकिन फिर इल्जाम तराशी क्यों हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उन्हें आसिफ अली जरदारी के गैर जमहूरी रवैये से दुख हुआ है। कायद JUIFA ने मीडिया में दलील दी है कि इस्तीफे देते तो आधा ऐवान खाली हो जाता। PDM में 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी एक तरफ है। मौलाना फजलुर रहमान आज क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इंतजार होगा कि PDM का क्या बनना। PDM मुत्तहिद है, डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। सो कल भी आए कि लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा। और चूंकि हम इब्तिदाई तौर पर जब PDM बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। अब जब हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ या पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने CAC के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और वो PDM के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PDM इत्तेहाद के हवाले से खासे पुरुम्मीद दिखाई दिए हैं। उनका कहना था कि PDM के हवाले से कयास आराइयाँ की जा रही हैं। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। PDM हुकूमत हटाने के लिए नहीं, निज़ाम बदलने के लिए आई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। PDM का मुस्तकबिल पाकिस्तान में सियासी निज़ाम की तब्दीली है। पीपल्स पार्टी की एक राय है, मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं करता। PDM कोई आमरीयत नहीं है, जमहूरियत है। उन्होंने बात की है, हमने उनको मौका दिया है। PDM की 9 जमातें क्या कह रही हैं उस पर अपनी बात कर दें। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर का ओहदा था मुस्लिम लीग नून को दिया गया था। तमाम जमातों की इत्तेफाकी राय से आजम तारड़ साहब को मुस्लिम लीग नून ने नॉमिनेट किया। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इस्तीफा पहले देना और दूसरा नहीं बल्कि आखिरी ऑप्शन है। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी जमहूरी जदोजहद पर यकीन रखती है, पार्लियामान का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, उसके बाद सड़क भी गर्म कर सकते हैं। और उनका कहना है कि इस हवाले से कोई मशरूत नहीं था कि इस्तीफे देंगे तो फिर लॉन्ग मार्च शुरू होगा। उन्होंने पंजाब में तब्दीली का इशारा भी दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है, राजा परवेज अशरफ क्या कह रहे थे, वो भी आपके सामने रखता है। लॉन्ग मार्च की हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी 26 तारीख के लिए। फिर जब हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च जब इख्तिताम होगा तो आपने इस्तीफे भी देने हैं, एक नया तरीका था जो हमारे सामने आया, एक नई डिमांड थी हमारे सामने। तो हमने वहां पर ये अर्ज की कि हमें इसके लिए इजाजत लेने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। पार्लियामान में हम मौजूद थे तो हमने हुकूमत वक्त को बहुत बड़ी चोट लगाई। अगर हम मौजूद ना होते तो क्या ये चोट लगती उनको? क्या उनका चेहरा नजर आता? क्या आपको समझ आती कि मेंबरान कौमी असम्बली उनके साथ नहीं है? PDM इत्तेहाद में मौजूद तमाम तर जमातें आज अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, अलहदा टोन दिखाई दे रही है। PDM में इख्तलाफात का किस्सा कोई नया नहीं है। ये दास्तान इत्तेहाद बनने से लेकर आज तक हर बार एक नए अंदाज में सामने आती रही है। लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से PDM की तारीखें तो सियासी ज़रबुल मिसल बन चुकी हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तारीखें दी जाती रही हैं। माजी में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान क्या तारीख देते रहे और गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ, ज़रा वो तमाम तर कंपैरिजन भी आपके सामने रखता है। 31 दिसंबर तक ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। 31 जनवरी तक हुकूमत को होने की मोहलत है और ये आखिरी
तारीख होगी। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और PDM की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि PDM ने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से जोड़कर जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान नहीं पहुंचाया है? क्या सियासी ढांचा खत्म करना जमहूरियत के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के बयानिए से खुद को अलहदा क्यों कर रही है? वो कौन से अवामिल हैं जो पीपल्स पार्टी के सामने हैं मगर PDM की दीगर जमातें इन अवामिल को देखने और समझने से कासिर दिखाई दे रही हैं? वो कौन से फवायद हैं जो पीपल्स पार्टी हासिल कर रही है? वो कौन से गेम्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है जबकि PDM में शामिल दीगर 9 जमातें वो फवायद हासिल करने में नाकाम हो चुकी हैं? कौन सी ऐसी वजूहात है जो पीपल्स पार्टी के हाथ इस्तीफे से रोके हुए हैं और PDM की दीगर जमातें किन वजूहात की बिना पर ये एटम बम चलाने को तैयार दिखाई दे रही हैं? यकीनन ये सवालात तो उठते हैं क्योंकि इस हवाले से 9 जमातें एक तरफ दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अपना एक अलहदा मौक़िफ़ सामने लेकर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार ये कहती रही है कि पार्लियामान के अंदर कोई चेंज हमें काबिल कबूल होगा, हम धरने के मुखालिफ रहे हैं, प्रिंसिपल पोजीशन रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस हवाले से वाकिफाने हाल बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स इस वक्त सिस्टम में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट के इंतखाब में मुतफिका उम्मीदवार बनाकर उतारा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने PDM से कहा कि आपको बाई इलेक्शंस में जाना चाहिए, आपको सेनेट का इंतखाब लड़ना चाहिए। जब ज़मीनी इंतखाब लड़ा तो अल्टीमेटली उसका फायदा PDM को पहुंचा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब सेनेट में उतरने का फैसला कर लिया तो इसका अल्टीमेट फायदा PDM को पहुंचा। मगर क्या वजह है कि अब PDM में शामिल दीगर 9 जमातें ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ कह रही है इस पर मजीद अमल नहीं किया जा सकता? शायद इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त शायद कोई ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, शायद पावर ब्रोकर्स के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत हो रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरह से कैपिटलाइज करने में नाकाम रही है। 26 मार्च को मरियम नवाज साहिबा को एक बार फिर नैब ने तलब कर लिया है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जिसके कठिन और कड़े दिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके लिए बज़ाहिर रास्ता आसान और सहल दिखाई दे रहा है, जिसके लिए विकेट इस वक्त बेहतर और मुनासिब दिखाई दे रही है, जिसके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUIFA, खासतौर पर JUIFA जिसके सिस्टम में वो स्टेक्स मौजूद नहीं है। आपको याद होगा कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा था, तजवीज़ दी थी कि हमें असम्बलियों से इस्तीफे देकर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन ये समझा गया क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन जीत कर असम्बली में नहीं पहुंचे तो हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान अपने ज़ाती फ़ायदे की बुनियाद पर यह तजवीज़ दे रहे हों, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान आज भी उसी तजवीज़ पर डटे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सीने में वो ज़ख्म, वो घाव भी ताज़ा है जो लास्ट ईयर आज़ादी मार्च में दीगर बड़ी जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान का हाथ छोड़कर मौलाना फजलुर रहमान को एक डेंट डाला था। यकीनन इस वक्त बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है, आपसी जमातों के इख्तलाफात भी हैं, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कहा है, जो जिस ख्वाहिश का इजहार किया वो यही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनन PDM का हिस्सा रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ टू टेक सम लाइन। अब क्या होने वाला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तमाम तर मामले पर ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है, इस मामले पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त के लिए। एहसन साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता रोज़ से जो कुछ हुआ उस पर मौक़िफ़ उनका सामने आ गया है कि सबसे पहले पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, साथ ही सड़कों पर भी जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर रजामंद नहीं होती तो क्या PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM से अलहदा करने के लिए तैयार है? देखिए, जो पिछली हमारी मीटिंग हुई है उसमें 9 जमातों का मौक़िफ़ था कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों का ऐलान करना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने मोहलत मांगी है कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इस बारे में रहनुमाई हासिल करेंगे, और हम उनका इंतज़ार करेंगे कि वो क्या फैसला करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो इस बात को महसूस करेंगे कि पाकिस्तान की तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं और उन्हें उसी एक पेज के साथ चलना चाहिए जिस पर सब जमातों का इत्तेफाक है और इत्तेहाद है। इससे हम एक फैसला कौन
कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 9 जमातों के साथ समझते हैं कि फैसला बरक्स करके वो अपनी राह जुदा करना चाहते हैं, तो ये भी उनका अपना फैसला है। इसके ऊपर यकीनन कोई हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, उसकी माजी में कुर्बानियाँ रही हैं, यकीनन उसका वोट भी उस जमहूरी जिद्दोजहद के साथ होगा जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राहें जुदा करती है या उनका स्टांस इसी तरह मुख्तलिफ रहता है, तो क्या आपके लिए अफोर्डेबल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम से अलहदगी इख्तियार करना? देखिए, यकीनन ये एक सेटबैक होगा उस स्ट्रगल के लिए जो हम सब मिलकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बात का एहसास खुद पीपल्स पार्टी को भी है कि इस मौके पर कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, कोई भी पार्टी चाहे हम हो या कोई और हो, जो भी पीडीएम से राहें जुदा करेगा या जिससे भी पीडीएम की जिद्दोजहद को कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल होगा, उसकी एक सियासी कीमत इस कदर ज्यादा होगी कि उस सियासी मलबे को कोई उठा नहीं सकेगा। लिहाजा मैं फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ चलेगी और हम मिलकर उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसका हमने कौम से वादा कर रहा है। अच्छा, ऐसा एक सेटबैक तो हुआ है पीडीएम को। यकीनन 26 मार्च को लॉन्ग मार्च अनाउंस हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की तैयारी हम जरूर कर रहे थे, लेकिन इस्तीफों की बात हमसे किसी ने नहीं की थी। ये तो हम जब इजलास में पहुंचे तो इस्तीफों से मशरूत किया गया उसे, तो यकीनन हमारे लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मुख्तलिफ था, और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो सरप्राइजिंग था कि हमसे इसे इस्तीफों से मशरूत किया जा रहा है। तो क्या ये बात दुरुस्त है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है? ये बात जो है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर इस्तीफे देने चाहिए, काफी देर से ज़ेर बहस थी, क्योंकि सब पार्टीज का ये ख्याल है कि खाली लॉन्ग मार्च करना और ये कोई पाकिस्तान डे परेड तो नहीं कि हम पूरे मुल्क से लोगों को बुलाएं और यहाँ पे वो मार्च करके वापस चले जाएं। हम इसे एक फैसला कौन एहतजाज बनाना चाहते हैं और सबका यही ख्याल था कि जब तक इसमें कोई एक बड़ा मौसर ऐलान या फैसला ना हो तो लॉन्ग मार्च नतीजा खेज नहीं होगी। और वो 9 जमातें जिन्होंने ये फैसला किया था वो कोई अनाड़ी नहीं है सियासत के मकसद की, उनमें से हर जमात की एक तारीख है और अशरों पे मुहित तारीख है, और उनमें से हर जमात सियासी कुर्बानियों की भी एक दास्तान रखती है, एक समुंदर है हर किसी के पास अपने पास जमहूरी जिद्दोजहद का। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो 9 जमातें हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, ये किसी अनाड़ीपन पे नहीं किया, किसी नासमझी में नहीं किया। इनके पास, सबके पास सियासी बसीरत है, मुल्क की सियासत का बहुत गहरा और वसी तजुर्बा है, तो इसलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर मुल्क की ये 9 जमातें एक फैसला करती हैं तो उसे ये कहा जाए कि इसमें कोई होमवर्क नहीं या इसके पीछे कोई हिकमत अमली नहीं। हमारा ये फैसला है और पीपल्स पार्टी एक आज़ाद जमात है, वो अपना फैसला करने का हक रखती है। नहीं, ऐसा बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतदरीज आगे बढ़ना चाहती है। वो ये समझती है कि लॉन्ग मार्च पहला स्टेप है, इस्तीफे एटम बम है और आखिर में ये एटम बम चलाना चाहिए। तो क्या वजह है कि दीगर 9 जमातें ये समझती हैं कि इस्तीफे साथ ही देने चाहिए फिर लॉन्ग मार्च, यानी ये सीक्वेंस पलट क्यों रहा है? यानी आप ये समझते हैं कि इस्तीफे होने चाहिए फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, तो क्या जो पीडीएम की दीगर 9 जमातें इस सीक्वेंस को चेंज कर रही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, असल जो चॉइस है वो ये है कि क्या हम फौरी तौर पे इस निज़ाम को जो जाली इलेक्शन के जरिए, धांधली शुदा इलेक्शन के जरिए खड़ा किया गया था, इसे हम फौरी तौर पे रिप्लेस करना चाहते हैं एक नए इलेक्शन से, या हम हीले बहाने से इस निज़ाम को 2023 तक खींचना चाहते हैं ताकि वक्त मुकर्ररा पे जब इलेक्शन होना है तब जाके उससे महीने 2 महीने पहले अगर इस्तीफे दे भी दिए तो उनका तो कोई फायदा नहीं ना। तो लिहाजा ये एक जजमेंट कॉल है। हम समझते हैं कि इस हुकूमत की जो कॉस्ट आ रही है, जो अवाम सफ़र कर रहे हैं, जो एक आम आदमी परेशानियां भुगत रहा है, हमारा फ़र्ज है कि हम लोगों को इस अजाब से, इस नाअहली और नाकामी के अजाब से निजात देने के लिए कोई फौरी एक कदम उठाएं। अगर ये हुकूमत इसी तरह बैठी रही अगले 2 साल के अंदर तो पता नहीं डॉलर कहाँ पहुंच जाएगा, महंगाई की शरह क्या होगी, कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता इसके लिए आपने देर कर दी है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि आपको बाई इलेक्शंस में जाना चाहिए, आपको सेनेट इंतखाब कंटेस्ट करना चाहिए, आपने उस तजवीज़ पे मेनूअन अमल किया, बाई इलेक्शंस कंटेस्ट किए, हुकूमत एक्सपोज हुई, सेनेट इंतखाब में गए, आपने हुकूमत को एक्सपोज किया, लेकिन अब आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं, यानी उसी पार्लियामान के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं, सेनेट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, उस पार्लियामान से फिर इस्तीफे दे रहे हैं। तो ये बात भी तो कोई समझ नहीं आती ना ऐसा।
देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट है, इस पे तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई इतना इख्तलाफ नहीं था। हम भी पार्लिमानी सियासत को जानते भी हैं और करते भी हैं, और हम सब में इतनी समझ बूझ थी कि सेनेट का मैदान खाली छोड़ने से इस हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाती, जिससे वो आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। और हमारी तो जिद्दोजहद ही आइन की हिफाजत के लिए है। तो ये कहना कि इस तजवीज़ पे कोई पीपल्स पार्टी की मोनोपोली थी, वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि सेनेट और कौमी असेंबली का फर्क है। सेनेट से तो कभी किसी ने इस्तीफों की बात नहीं, मैं सर NA-75 10 का इंतखाब की अगर बात की जाए, और फिर खासतौर पे कराची का इंतखाब जहां से मिफ्ता इस्माइल साहब उसको कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या ये इंतखाब आप कंटेस्ट करेंगे या उससे पहले इस्तीफे दे देंगे और इस इंतखाब से भी बाहर आ जाएंगे? नहीं, वो तो इस सूरत थी ना कि अगर सब मिलकर फैसला कर, तो वो उस सूरत में था। लेकिन अब तो चूंकि इस्तीफों की ऑप्शन पे फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए जो नेशनल असेंबली 249 है उसका इंशाल्लाह इंतखाब हम लड़ रहे हैं, और वहाँ से हम बताएंगे कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्त है उसको चुराया गया था। वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीते थे और ज़बरदस्ती फैसल वोडा साहब को जितवाया गया, और फिर रिकाउंटिंग नहीं होने दी गई 3 साल तक। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिफ्ता इस्माइल साहब भारी अक्सरियत से उसी तरह जीतेंगे। कराची के लोग भी उसी तरह फैसला देंगे जैसे कि पूरे मुल्क नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा एक तरफ आप बाई इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ असेंबलियों से बाहर आने की बात कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है साहब? नहीं जी, ये आप हर महाज पे लड़ते हैं, क्योंकि जो बाई इलेक्शन है इससे भी आप लोगों का एक जो राय है उसको गेज करते हैं। तो वो आप देखिए ना, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें लोगों ने चारों सूबों के अंदर हुकूमत को मुस्तरद किया है, तो वो अपनी जगह एक मैदान है। लेकिन अगर सब कलेक्टिवली रिजाइन करें तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि ये रेत का जो महल है ये एकदम गिर जाएगा। 850 में से 425 असेंबली की मेंबर्स जो खाली हो जाएं, तो फिर वहाँ ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता, ये हुकूमत नहीं चल सकती है। कितना बड़ा आईनी और जमहूरी बहरान होगा कि उसके बाद एक नया इलेक्शन ही उसका हल होगा। फिर नहीं सर, उसके बाद इजलास तो चल सकता है, यानी वो जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ बिजनेस ही बताते हैं कि इजलास तो चलता रहेगा। इस हवाले से कोरम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं आपको अर्ज करूं, हमारे जमाने में 34 मेंबरों ने इस्तीफा दिया हुआ था ना असेंबली से, पीटीआई के 34 मेंबर थे जी। तो एक अच्छा खासा बहरान बना हुआ था। तो आप अंदाजा कीजिए कि जहाँ कौमी असेंबली से 161 मेंबर इस्तीफा दे दें और दूसरे मरहले में सूबाई असेंबलियों से आधी या पूरी वो खाली हो जाए, तो मुल्क चल सकता है। नहीं, ऐसा इसका मतलब ये कि अब ये फैसला अटल है कि आपने इस्तीफे देने हैं। अब ये कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आपको कन्विंस कर ले अपने स्टांस के ऊपर, तो आप कन्विंस हो जाएंगे? नहीं, इसमें तो देखिए एक मौका है, 9 जमातें इकट्ठी हैं, और अगर इसके ऊपर जहाँ 9 जमातों के इत्तेफाक राय के साथ पीपल्स पार्टी इत्तेफाक नहीं करती, और उनके जो को चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई महाजराई की सियासत नहीं चाहते, तो फिर यकीनन हम किसी के साथ बिला वजह महाजराई तो नहीं कर रहे। लेकिन हमारा तो बुनियादी नुक्ता ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साए में सियासत नहीं करना चाहते। इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के फैसले करे। पाकिस्तान की सियासत के फैसले पाकिस्तान के अवाम को करने पड़ेंगे और उन्हीं को करने चाहिए। यानी इससे तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं पावर ब्रोकर्स के साथ बात कर रही है, उन्हें को ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, और वो ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या JUIF के लिए नहीं है। साहब देखिए, नहीं, हम तो किसी सिग्नल को ना देख रहे हैं ना देखना चाहते हैं। यही तो हमारा बुनियादी नुक्ता है कि 72 साल से इस मुल्क को सिग्नल के ऊपर चलाया गया है। तो अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए मेरे भाई। अभी बांग्लादेश ने 50 साल के ऊपर एक पोस्टर जारी किया है कि हमने 50 साल में पाकिस्तान को हर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पीछे छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि जहाँ वो बांग्लादेश के लिए कामयाबी है, हमारे मुंह के ऊपर एक तमाचा है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाने की लम्हा फिक्रिया जरूर है, अब वी आर फार बिहाइंड, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे साहब 26 नुकाती चार्टर जो PDM का है वो इस वक्त मेरे पास है, और उसका तीसरा नुक्ता ये है कि इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए फिल फौर ऐसी इंतखाबी इस्लाहात की जाए जिसमें मुसल्लह फौज और एजेंसीज का कोई अमल दखल ना हो। इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा है, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक संजीदा है, तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामान में कम अज़ कम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर तो आपको साथ देना चाहिए, और ये आपका मुतालबा भी है? देखिए, जो हम तो हमेशा से समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे मीनिंगफुल और सेर हासिल बात होनी चाहिए।
और हमें इस निज़ाम को इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ अपनी मर्जी की इस्लाहत करना चाहते हैं। अभी जो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें ना उठाने पड़े, बल्कि वो एक लैपटॉप के जरिए ही सारी धांधली कर लें। देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी आज भी एक पेपर बैलेट इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका फिजिकल रिकॉर्ड होता है। जब आप वोटिंग मशीन पे जाएंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, और एक सॉफ्टवेयर का जिसके पास सोर्स कोड होगा वो एक लैपटॉप के जरिए जो मर्जी नतीजा निकाल दे, आप उसकी कोई वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये जो बातें हैं इनका असल मकसद ये है कि जो इलेक्शन के धांधली के मंसूबे हैं उनको प्रिजाइडिंग अफसर को ना उठाना पड़े, बल्कि एक दफ्तर में बैठ के लैपटॉप के जरिए ही लेकिन ऐसा देखें, ये तो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है ये मामला, एंड वी हैव टू बिगिन फ्रॉम समवेयर। कहीं से तो आगाज होगा, कहीं तो ये इस बात को शुरू करना है। अगर नहीं, यकीनन ये एक अहम मसला है। अगर हम उस कमेटी के TORs देखेंगे, अगर तो वो TORs ऐसे होंगे कि जिसमें हुकूमत मीनिंगफुल और सब्सटैंशियल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए एक मौका फराहम करेगी, तो यकीनन ऑपोजिशन भी जिम्मेदार है। हम चाहते हैं कि मुल्क का, हमारा तो झगड़ा ही है कि आजाद मुनसिफाना इलेक्शन के लिए। लेकिन ऐसा उसके लिए आपको असेंबलियों में होना पड़ेगा, उसके लिए आपको असेंबलियों से इस्तीफे देके बाहर नहीं आना पड़ेगा। अगर आप असेंबली में होंगे तो फिर इंतखाबी इस्लाहत हो सकेगी। वो जो भी है, चाहे हम असेंबलियों के अंदर हों या बाहर हों, जिसके लिए जो स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करे। और जो इलेक्शन कमीशन है वो हमेशा तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करता है, हर इलेक्शन से पहले मुशावरत करता है कि इलेक्शन के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए। बहुत सी ऐसी सियासी जमातें हैं कि जो इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन माजी के अंदर वो रही हैं असेंबली में मौजूद, तो उनको भी जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं इलेक्शन कमीशन उनसे भी कंसल्टेशन करता है। तो ये कंसल्टेशन तो हर जगह पे हो सकती है और इत्तफाक राय हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। अच्छा, ऐसा लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आप चाहते हैं कि हुकूमत घर चली जाए और उसके बाद साफ शफाफ इंतखाबात हों, नई हुकूमत बने, भले कौमी हुकूमत क्यों ना हो। मुझे ये बताइएगा कि जो मसाइल आप बता रहे हैं, जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं, ऑपोजिशन के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास खास तौर पर, जो इस वक्त पार्लियामान में दूसरी बड़ी जमात है, इन मसाइल का फिलफौर हल है? देखिए, जितनी इन्होंने तबाही कर दी है, अभी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 2025 तक भी आप 5% ग्रोथ तक नहीं जा सकते। मुल्क को इतना पीछे फेंक दिया है कि अगले 4-5 सालों में भी जो इस वक्त की प्रोजेक्शन है उस पर आप 2018 की जो शरह ग्रोथ है उस पर नहीं पहुंच सकते। लिहाजा मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है कि जिसने पहले भी करके दिखाया है। हमारे 5 सालों में हर साल तरक्की पिछले साल से ज्यादा थी और हमें बहुत ठीक है। ऐसा अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत की ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत कितनी कारगर होगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। ऑपोजिशन के इख्तलाफात का एक बार फिर बज़ाहिर हुकूमत फ़ायदा उठाने में कामयाब दिखाई दे रही है। आज वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी क़यादत को हिदायत की है कि ऑपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। यही नहीं बल्कि उन्होंने 2 हाथ आगे बढ़ते हुए PDM क़यादत को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो फोर्सी कर रहे हैं कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस बात में किस हद तक सदाकत हो सकती है, क्या दिखाई दे रहा है, बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपको क्या दिखाई देता है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद में वाकई अब कोई जान नहीं है, या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि रमक बाकी है, या फिर आप समझ रही हैं कि PDM का वाकई कोई मुस्तकबिल नहीं है और PDM का टाइट है फिश?
ये सादा सवाल नहीं है। एक तो ये आपने इतना लोडेड सवाल पूछा है, बिल्कुल भी सादा नहीं है। लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखें, 9 जमातें हैं जो कि एक बुनियादी बात पर डटी हुई हैं और एक जमात है जो कि उनसे एग्री नहीं करती और उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने अच्छा सना बुझा साहब, आपको लगता है कि पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम से जुदा करके अफोर्ड कर सकती है लॉन्ग मार्च में जाना या फिर कोई भी मूव बनाना अगेंस्ट गवर्नमेंट? आप मुझे इसका फ्लिप साइड का जवाब दे दीजिए कि आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर पीडीएम के साथ ये लॉन्ग मार्च नहीं करने जा रही और अगर ये कोई डील की बुनियाद पे हुआ है तो उस डील का असरअंदाज उस कौन होगा? उस डील से सबसे ज्यादा असर किसको होगा? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कम असर होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा असर होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि इसके बजाय कि ये पीडीएम की हवा निकल गई और पीडीएम तबाह दे के ट्विटर ट्रेंड चलाएं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जिन्होंने डील की है और जो जरदारी साहब एकदम से आपको लीडर लग रहे हैं और एकदम से बहुत अच्छे और बहुत हकीकत पसंद लीडर आपको एकदम से नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल एक पावरफुल पर्सनालिटी नजर आ रहे हैं, वो कल तक तो आपके लिए करप्ट और चोर थे। और दूसरा ये कि जिन्होंने भी इनसे बात की है, क्योंकि खान साहब ने तो एनआरओ नहीं देना था तो इनको एनआरओ किन्होंने दिया है, और जिन्होंने दिया है वो जो एनआरओ दे चुके हैं वो ये बता दें कि किस बुनियाद पर दिया है और फिर पीटीआई का क्या फ्यूचर। पीडीएम की दीगर 9 जमातें इसको समझने से कासिर क्यों हैं? यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो दिखाई दे रहा है वो पीडीएम की बकिया 9 जमातें क्यों नहीं देख रही हैं? क्या नहीं देख रही हैं पीडीएम की 9 जमातें? पीडीएम की 9 जमातों ने कल देख तो लिया। ये मुझे बता दें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ये नहीं कहा था? कहाँ है वो ख्वाजा आसिफ साहब, और कहाँ है जो ख्वाजा आसिफ साहब को गालियां दे रहे थे और ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे ये पीडीएम की इत्तेहाद को तबाह करने के लिए निकले? क्या कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने? यही कहा था ना कि उन्हें जरदारी पर भरोसा नहीं है। तो जरदारी साहब ने तो वही किया। नहीं, लेकिन सना बुझा साहब यही बातें एतजाज एहसन साहब भी करते रहे। एतजाज एहसन साहब भी ये कहते रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर उनको कोई था कि पीपल्स पार्टी, तो एतजाज एहसन साहब को तो ट्रस्ट उन्होंने नहीं तोड़ा ना। ट्रस्ट तो उनको तो पहले दिन से जो अपना एंटे रखे हुए अभी तक वही पोजीशन पे है ना। अच्छा, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इस मामले को उठाने के लिए वक्त मांगा है, मोहलत मांगी, और कहा जा रहा है कि ईद उल फितर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टाइम भी दिया जाएगा। आपको लगता है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डिसीजन को असर नौ देखेगी और उसके बाद कोई फैसला हो सकता है कि ठीक है जो 9 जमातें कह रही हैं हमें उनके साथ चलना चाहिए? तो ये तो देखना पड़ेगा, पर इन एनी केस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अभी शाबान का महीना है, फिर रमजान है, तो आई थिंक इट गिव्स देम गुड टाइम टू डिसाइड वेयर दे आर गोइंग। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके इत्तेहादी कौन है और आपको धोखे देने वाले कौन है। तो मतलब इस कश्ती में सुराख कौन कर रहा है और इस कश्ती में पार कौन होगा, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आई थिंक के टाइम विल टेल। अभी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुफाहमती पॉलिसी पर गामजन होती है और एक्सपोज हो जाती है कि कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, पावर ब्रोकर्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, बात कर रही है, तो पब्लिक में जो मकबूलियत है अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूज करेगी। और वो जो फोर्स ही कर रही है कि उसका रिवाइवल पंजाब में हो जाएगा या कहीं सेंटर के अंदर कोई गवर्नमेंट मिलने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, तो वो मजीद तारीकी में चली जाएगी, बंद गली में चली जाएगी। देखिए, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर डिपेंड नहीं करता कि उनको पंजाब में कितनी सीटें मिलती हैं। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि इस वक्त वो उनको क्या दे सकते हैं जिनको कुछ चाहिए, और वो ये दे सकते हैं क्योंकि जिनको कुछ चाहिए उनको इलेक्शंस नहीं चाहिए। तो नए इलेक्शंस नहीं चाहिए, तो जब नए इलेक्शंस नहीं चाहिए तो आपको क्या, आप उनको क्या दे रहे हैं? आप उनको एक टेम्पररी पोजीशन दे रहे हैं कि आप 2 साल मजीद चला लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले। फिर यही सेटअप को सपोर्ट करने के लिए या एक लार्जर पोजीशन गेन करने के लिए या लार्जर बार्गेन पुल करने के लिए पीपल्स पार्टी ये कर रही है। अच्छा, मेरा बड़ा एक सादा सा सवाल है आपसे, लेकिन इससे पहले कि सादा सवाल आपसे करूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआईफे के तो बहुत कम स्टेक्स है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ हो रहा है और मरियम नवाज साहिबा को 26 मार्च को नैब ने तलब कर रखा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैज नथिंग टू लूज। आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जेयूआईफे का सड़क पे आना अटल है और वो सड़क पे आके ही अपनी सियासत को रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, बहुत दफा कहा गया कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए तो अब क्या होगा, अब तो मरियम ट्विटर पे खामोश हो गई है, अब क्या होगा, ओहो अब तो ख्वाजा आसिफ जेल चले गए, अब क्या होगा, अच्छा अब तो शाहिद खाकान अब्बासी की जेल चले गए, अब क्या होगा, ओहो हो साद रफीक अब जेल में डाल दिए गए, अब क्या होगा, और राना सनाउल्लाह के ऊपर केस पड़ गया, अब क्या होगा। अब हमने ये इतना देख लिया है कि हमें लगता है कि ये बहुत रेजिलियंट पार्टी है। ये हर अटेम्प्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट से भी निकल आती है, ये हर एफर्ट ऑफ बीइंग नॉक्ड आउट से भी निकल आती है। नहीं, लेकिन सना बुझा साहब, आपको नहीं लगता कि इट्स अबाउट बेटर पॉलिटिकल बार्गेन? क्योंकि बेहतर पॉलिटिकल बार्गेन की पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो बात करने को भी तैयार है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल बार्गेन करने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है, जेयूआईफे को उस तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये वजह है, ये अपॉर्चुनिटीज की पॉलिटिक्स है, और वो अपॉर्चुनिटी पीएमएलएन या जेयूआईफे के लिए तो नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के लिए, इसको वो कैपिटलाइज कर रही है। देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी।
नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटी। एंड जो इसको इससे कंफ्यूज करेगा वो बड़े खसारे में रहेगा। देखिए, ये बात आप समझते हैं कि बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है, बातचीत के लिए सब तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आर यू गोइंग टू गिव इन टू। आपको क्या लगता है कि आज बातचीत नहीं हो रही होगी मरियम से किसी लेवल पर, या पीएमएलएन से किसी लेवल पर? क्या बात नहीं हो रही होगी JUIF के लीडर से या किसी और से, मौलाना फजल रहमान से, नहीं तो गफूर हैदरी से? आपको नहीं लगता ANP के लोगों से राब्ते हो रहे होंगे? आपको नहीं लगता तमाम 9 जमातें जो हैं उनमें से कोई किसी से बात कर रहा होगा? बात तो हर जगह हो रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि आप किसकी बात मानने को तैयार हैं और किसकी बात मानने को आप नहीं तैयार। तो आप पीपल्स पार्टी आपकी बात मानने को तैयार है, बाकी जमातें आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो बातचीत तो हो रही है, कंसेंसस नहीं बिल्ड हो रहा। तो जब ये कंसेंसस जिसके दरमियान बिल्ड होगा वो जीत जाएगा। तो ये अपेरेंटली तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उनको कंसेंसस दे दिया है, उनके साथ एग्री कर लिया है। तो ये आपको नजर आ रहा है इत्तेहाद, एक ऑलमोस्ट इत्तेहाद होते हुए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बातचीत नहीं हो रही। बातचीत का अमल तो हमेशा जारी रहता है, चाहे कितनी सख्त बात क्यों ना कर दे कोई भी। बातचीत ही जरिया है जिससे आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन वोट को इज्जत देनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा सीनियर सहाफी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थी, बारगेन की बात कर रही हैं, बातचीत हर तरफ हो रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस ज़ेरे समाअत है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त कवरेज की एक मरतबा फिर मुखालिफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़ाहिर आलम मियां खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीम अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस ईसा की दरखास्त पर दिए गए अदालती फैसले के खिलाफ जस्टिस ईसा, उनकी अहलिया और दीगर की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत की। केस की समाअत के दौरान पहले उनकी अहलिया सरीना ईसा ने दलाइल दिए, जबकि दलाइल के जवाब के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा रोस्टम पर आए और कहा कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने मुझे कत्ल की धमकी दी, लेकिन रियासत मदीना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को आज़ाद कर रही है। उनका ताल्लुक शहजाद अकबर से निकला, लेकिन तफ्तीश रोक दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वही डोगर की शनाख्त क्या है कोई नहीं बताता, और पाकिस्तान में इस वक्त डोगर जैसे टाउट भरे पड़े हैं, जबकि 8,000 रुपए पर नैब का मुलाजिम शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फाइज ईसा कत्ल हुआ तो शहीद कहलाएगा और जन्नत में जाएगा। उनका कहना था कि जस्टिस मंजूर मलिक ने मेरी रहनुमाई की है और उनकी हिदायत पर कोशिश है कि जज्बाती ना हूं। इलावाजी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई है, जबकि ये वॉर दुश्मन के खिलाफ नहीं हो रही, जबकि सोशल मीडिया पर जो इस हवाले से लीडर है वो मुंह छुपाकर हमले कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत को आगाह किया कि मेरे नाम से 3 जाली ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं, जबकि 3 मरतबा खत लिख चुका हूं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मजीद दलाइल के लिए केस की समाअत 18 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन किसे और कब मिलेगी, कब लगेगी। इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अब एक जानिब कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। आज भी 5 लाख वैक्सीनेशन इस हवाले से साइनोफॉर्म ने जो कंसाइनमेंट भेजी है नूर खान एयरबेस पर, उसको रिसीव कर लिया गया है। हुकूमत किस कदर कॉन्फिडेंट है, कितनी पुरएतमाद दिखाई दे रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि खासतौर पर लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर जो वैक्सीनेशन फैसिलिटी है उसको डबल करने का हुकूमत प्लान कर रही है, यानी वहां पर जो वैक्सीनेशन काउंटर्स हैं, स्क्रीनिंग काउंटर्स हैं, रेस्ट एरियाज हैं, उनको एग्जैक्टली डबल कर दिया जाएगा। लेकिन आज ही की खबर है कि वैक्सीन्स वहां पर खत्म हो गई। अगर वैक्सीन्स नहीं होंगी तो आप फैसिलिटी को जितना मर्जी डबल करते रहे, कैसे वैक्सीनेट करेंगे लोगों को? मेरा ख्याल है वैक्सीन तो हमारे पास आ गई है। आपको पता है कि इस्लामाबाद आज वैक्सीन आ गई थी और नई खेप वैक्सीन की आई। बेसिकली हमने हॉस्पिटल्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी। अब हमने जो बुजुर्गवार हैं उनको डायरेक्टली अपने इस एक्सपो सेंटर में इसलिए बुला रहे हैं कि आपको पता है कि इस वक्त इसकी कोविड की वबा बहुत ज़्यादा फैल गई है। अस्पतालों के अंदर बहुत सारे कोविड के मरीज़ आ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो एक्सपोज हों अस्पतालों में। तो क्योंकि हॉस्पिटल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी हर तरफ मेडिसिन, आपको पता है हमारे माशाल्लाह 44 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन सब अस्पतालों को भी दे रखी थी। 116 सेंटर्स बनाए हुए थे। अब हमने हॉस्पिटल के सेंटर्स पे से बुज़ुर्गों की जो वैक्सीन है वो मंगवाई है यहाँ वापस, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको
ताकि वो एक्सपोज ना हो। तो ये मेरा ख्याल है वो बातें शुरू हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से लोगों को वैक्सीन मिल रही है, लोग शिकायत नहीं कर रहे थे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बना। आज अगर कोई और, तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे रही हूँ कि वैक्सीन इज़ अवेलेबल, इंशाल्लाह ये वैक्सीन इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, वो ये है कि जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं वो बग़ैर कोड के आ सकते हैं, लेकिन जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो मेहरबानी करके अपना पिन कोड लेके आएँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ बग़ैर कोड के, तो एक तो वहाँ रश लग जाता है, जो वैसे भी बुरी बात है क्योंकि आप एक दूसरे को एक्सपोज भी करते हैं। फिर जो आपसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो तंग भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर साहब आपने अच्छा किया कि आपने क्लैरिफाई कर दिया कि क्लैरिटी आ गई, क्योंकि 3-4 रोज पहले तक तो यही था कि 60 साल से जायद उम्र के लोग भी वहां पर बगैर पिन कोड के आ रहे थे और उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा था। लेकिन गुज़श्ता रोज हमने देखा कि एक्सपो सेंटर के अंदर बदनज़मी भी हुई, थोड़ी हल्की फुल्की भगदड़ भी देखी गई, वहां पर एक कियोस्क की सिचुएशन भी रही। तो अभी आप ये कह रही है कि 60 साल की उम्र के लोग जो बुजुर्गवार हैं वो पिन कोड के बगैर नहीं आ सकते, 70 साल की उम्र के लोग पिन कोड के साथ उसके बगैर भी वहां पर वैक्सीनेशन शॉट्स ले सकते हैं। अच्छा, स्टैट्स ये बता रहे हैं कि 33,308 सीनियर सिटीजन्स ने अभी फर्स्ट डोज ले ली है, तो रिस्पांस कैसा देख रही हैं आप? अच्छा रिस्पांस है। आपने लोगों के मुंह से भी तारीफ सुनी होगी, किसी से भी बात करें आप तो लोग हमारे इंतज़ाम से बहुत खुश थे। और सिर्फ यहाँ नहीं, मैं फैसलाबाद गई हूँ और वहाँ फैसलाबाद में बुज़ुर्गों को जब लग रही थी तो हर बंदा जिससे मैं मिली वहाँ जाके सेंटर पे, उन्होंने शुक्रिया का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं जिस तरह का इंतजाम। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ है कि एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इससे पहले शायद कोई कैंपेन के अंदर शायद किसी जगह पर कोई सुस्ती थी, लोगों को पता नहीं था कि सेंटर्स कहाँ अवेलेबल हैं। तो इसी तरह जो फार फ्लंग एरियाज हैं, मतलब फैसलाबाद तो एक नामी ग्रामी शहर है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, लेकिन दीगर शहरों के अंदर बताइए कि DHQs के अंदर, THQs के अंदर कहाँ आपने अरेंजमेंट कर रखा है? नहीं जी, ये 36 अजला के हमारे सेंटर्स हैं इसी तरह के। इतना बड़ा नहीं होगा जितना आपका यह एक्सपो सेंटर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर की, इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बुज़ुर्गों की भी है। बाकी शहरों में भी इसी तरह, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर फैसलाबाद में है, इसी तरीके से रावलपिंडी में, हर जगह ये सेंटर्स मौजूद हैं। और हम आपको जब नंबर देते हैं तो इज्तिमाई नंबर देते हैं, जिसके अंदर जैसे आपको बताया कि अगर 34,000 वैक्सीन लगी तो 18,000 जो थी वो तो एक्सपो सेंटर में लगी, और बाकी शहर में आज रात को भी आप देखिएगा बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों को ये सहूलत हर जगह मौजूद है। अस्पतालों के अंदर अब हमने सहूलत सिर्फ अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रखी है। हमने सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इन्फेक्टिविटी रेट इस वक्त आपको पता है कोविड का बहुत ज़्यादा है, ये कुछ यूके स्ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ी से स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। तो हम नहीं चाहते, क्योंकि सबसे बुरा असर जो है वो जो उम्र में बड़े लोग हैं। अच्छा, इस थर्ड वेव से मुतालिक भी डॉक्टर साहब मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि जैसे आप कह रही है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए फैसिलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल है। हमने देखा कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी इवन रिलक्टेंट थे स्टार्ट में ये वैक्सीनेशन शॉट्स लेने के लिए, तो अभी भी कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन मौजूद है। आप बताइए कि आप ये बता रही कि रिएक्शन रेट तो बहुत ज्यादा नहीं है वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन कितने चांसेस है कि उसके बाद आपको कोरोना नहीं होगा? देखिए, इसके से ये गारंटी तो है नहीं कि आपको कोरोना होगा या नहीं होगा। अगर हुआ भी तो इट विल बी अ वेरी माइल्ड इन्फेक्शन, क्योंकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी इस बीमारी के खिलाफ। इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेशन जो है हर बंदा लगवाए। पहले तो हम बुजुर्गों को लगाएंगे, फिर 60 साल से मैं आपसे डॉक्टर साहब इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका ये स्टेटेड पोजीशन थी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लेनी है वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर लगवाएं। मेरा ख्याल है हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिसकंस्ट्रू करके। सवाल पूछा गया था वहाँ मुझसे उधर बैठे हुए एक रिपोर्टर ने कि आप मेहरबानी करके ये बताइए कि आप तो सारे VIPs को लगा देंगे और जो आम आदमी उसको नहीं लगेगा। तो मैंने सवाल का जवाब दिया कि ना मैं ना मेरे दोनों सेक्रेटरीज लगाएंगे जब तक हम सबको नहीं लगवा देंगे। उन्होंने वो वाली बात तो लगा दी उसके अंदर काट के, और जो असल बात थी वो छोड़ दी उसके अंदर, जो कि VIPs की बात थी। इसी तरीके से उनको मैंने बताया कि हर बंदा जो आता है उसको बताया जाता है और बाकायदा उसकी परमिशन। थिंग्स आर मिसकंस्ट्रूड। तो इसका मतलब है कि अभी तक डॉक्टर साहब सूबाई वजीर सेहत ने तो वैक्सीनेशन शॉट नहीं लिया है, इसका मतलब अभी तक आपने वैक्सीनेट नहीं कराया खुद को? जी, मैंने अपने आप को बिल्कुल वैक्सीनेट नहीं करवाया। मैं चाहती हूँ हमारे सारे लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए, और वैक्सीनेशन लगने के साथ साथ आई एम अंडर कीमोथेरेपी, आपको पता है। तो एट द मोमेंट मेरे वैसे भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।
पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे सारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़रूर लगे, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, उन बहुत सारे बुज़ुर्गों को नहीं लग भी पा रहा। फॉर एग्जांपल जैसे इम्यून रिस्पांस जो है उनका किसी वजह से प्रॉब्लम है, एवरीथिंग हैज़ टू बी पुट अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।